नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर आप सभी देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको हम फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाने वाले हैं। खबरों में रफ्तार भी होगी और साथ ही विस्तार से खबरें होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। अक्टूबर आधा बीत गया है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक बादलों की स्ट्राइक लगातार जारी है। पहाड़ से मैदान तक बेहिस्सा बारिश से लोगों की जिंदगी बेहाल है। शासन प्रशासन की तमाम इंतजामात नाकाफी साबित हो रहा है। बाढ़ और बारिश की हर तस्वीर आपको एक एक करके हम दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। क्या बिहार में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? गुजरात में भी अब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। कहां कहां बुलडोजर का एक्शन हुआ है आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे महायुद्ध के वार जोन से सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 2511 रूसी टैंक को उड़ा दिया। हकीकत क्या है, वीडियो सबूत के साथ। आंध्र प्रदेश के कई शहर भीषण बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। अनंतपुर और आसपास की कई अलग अलग इलाकों में लगातार बरसात की वजह से अचानक बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर के कई हिस्से भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर के कई हिस्से भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। शहर के बाहरी इलाके में कई कॉलोनियों में उफनती झीलों का पानी घरों में घुस गया, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव दल काम पर जुटा हुआ है। घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। साथ ही कुरनूल से आई एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ काम में जुटी हुई है। अनंतपुर में मूसलाधार बारिश के चलते अचानक बाढ़ आई है। देर रात उनके घरों में पानी घुस गया, जिससे उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाकर खुद को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाढ़ की वजह से कई इलाकों की सड़कें नालों में बदल चुकी हैं, जबकि घरों में अभी भी 2 से 3 फीट गहरा पानी है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मंदिरों और सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों के लिए खाने और पीने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। आंध्र प्रदेश के बाद बात महाराष्ट्र की कर ले। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी है। सोलापुर में एक शख्स के पानी में बहने का वीडियो सामने आया। उफनती हुई नदी को पार करने की कोशिश में ये शख्स लहरों के साथ बहता चला गया। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण यहां आसपास की नदियां उफन रही। बारिश के कारण यहां करमाला तहसील के इस पुल पर बाढ़ का पानी आ गया। पुल के ऊपर से तेज उफनती लहरें बहने लगी। पानी के डर से लोग पुल के किनारे खड़े हो गए, लेकिन तभी मोटरसाइकिल पर आए एक किसान ने पुल को पार करने की कोशिश की। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ा, तभी तेज लहरों ने उसकी रफ्तार को रोक दिया और उसकी मोटरसाइकिल पानी में यहाँ बीचों बीच फंस गई। किसान ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर पानी के बहाव के कारण वो मोटरसाइकिल के साथ नदी में बहता चला गया, जिसके बाद वो उफनती नदी में लहरों के बीच फंस गया। गनीमत ये रही कि किसान को तैरना आता था। उसने उफनते पानी को किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाई और किनारे पर आया। आपने ड्राइवरलेस कार के वीडियो तो इंटरनेट पर खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हिंदुस्तान में ड्राइवरलेस ऑटो देखा है? नहीं ना? तो हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप हैदराबाद का ड्राइवरलेस ऑटो। कुछ घंटों की बारिश के बाद आया जलचला। पानी का रौद्र बहाव में बह गए इंसान और गाड़ी। ड्राइवरलेस कार तो आपने फिर भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको ड्राइवरलेस ऑटो दिखाएंगे। यकीन नहीं होता तो हैदराबाद से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। कैसे सड़क पर नदी जैसा बहाव है। एक ऑटो पहले से सड़क पर खड़ा हुआ है। इतनी देर में एक और ऑटो पीछे से आता है, जो पानी के तेज बहाव के साथ खुद ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और चंद सेकंड में सड़क पर पहले से खड़े ऑटो को ओवरटेक करके निकल जाता है। अब आपको हैदराबाद की एक और तस्वीर दिखाते हैं। सामने आई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क के किनारे घुटने तक के तेज बहाव वाले पानी में शख्स अपनी बाइक के साथ खड़ा है। वो अभी सोच ही रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। इतनी देर में पानी का एक तेज बहाव आता है और शख्स को बाइक समेत गिरा देता है। बाइक के साथ साथ शख्स भी बहने लगता है, लेकिन तभी पास में खड़ा एक व्यक्ति दौड़कर शख्स को रोक लेता है, लेकिन उसकी बाइक को कोई नहीं बचा पाया और वो पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत।
वहीं इस बीच बड़ी खबर है, देखिए बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ का जायजा लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और खुद जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बस्ती में आज उन्होंने बारिश प्रभावित इलाकों का, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ये देखिए हवाई सर्वेक्षण ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं करते हुए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेहद खराब, जिसका हवाई सर्वेक्षण करते हुए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको बस्ती की दिखा रहे हैं। हालात उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में काफी ज्यादा खराब हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से, और सरकार जो है वो लोगों को भी पहुंचा रही है और साथ ही जो ज्यादा डेंजरस इलाके हैं उन जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भी पहुंचाया जा रहा है। तो सरकार एक के बाद एक कदम भी उठा रही है। वहीं इस बीच तस्वीरें ये हैं कि योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भगवान में आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन जान जोखिम में डालकर ये सोचना कि भगवान मुझे कुछ नहीं होने देंगे, सरासर बेवकूफी है। सरयू ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड, खतरे के निशान के पार पहुंची नदी। हर घंटे बढ़ रहा है जलस्तर, मना करने पर भी लोग लगा रहे हैं डुबकियां। भगवान में आस्था होनी अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर जान जोखिम में डालकर भगवान से उम्मीद करना कि वो बचा लेंगे, सरासर बेवकूफी है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि आपको वीडियो सबूत के साथ हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल रामनगरी अयोध्या में मूसलाधार बारिश के बाद सरयू का जलस्तर हर घंटे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने लोगों को सरयू में स्नान करने और डुबकियां लगाने से मना किया है। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सरयू के तट पर बने कुछ घाट तो जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन ये सब देखने के बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। आसपास के गांव में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि धीरे धीरे सरयू का पानी पास के इलाकों में भरना शुरू हो गया है। जाते मानसून की बारिश ने लोगों की सांस फुला रखी है। नदियां उफान पर हैं, जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि तटबांध तक टूट चुके हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ तो 300 गांव में पानी भर गया। क्या है पूरा माजरा, तस्वीरें जो सामने आई हैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। झमाझम बारिश के बाद बाढ़ के हालात, लोगों में हाहाकार। टूटा बांध तो डूब गया गांव। बाढ़ की ये भयावह तस्वीर यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आई है, जहां बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बांध टूट गया तो 300 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे गांव में एक एक मंजिल तक का पानी भर गया है। मजबूरी में लोग अपनी जरूरी सामान को उठाकर ऊंचाई वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस मुसीबत से निपटे। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में अशोकवा मदरहवा बांध टूटा है तो कटान का दायरा भी बढ़ता चला गया। आसपास के गांव में बाढ़ का पानी तेजी से भरने लगा। घरों में घुस रहे पानी को देखकर लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं बिहार के वैशाली में जब गांव में पानी घुसा तो सबसे ज्यादा किसान परेशान हुए। पानी के आगे मजबूर लोग पानी में ही कुर्सियां डालकर बैठने को मजबूर हैं। झमाझम बारिश ने बढ़ाया नदियों का जलस्तर। गांव में घुसा बाढ़ का पानी, डूब गए मकान। इंद्रदेव के आगे बेबस हुआ किसान, हजारों एकड़ की फसल बर्बाद। जलमग्न हो चुके गांव की ये तस्वीर बिहार के वैशाली से सामने आई है, जहां गंडक नदी का जलस्तर ऐसा बढ़ा कि हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। आलम इतना बुरा है कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के घरों में जब पानी घुस आया तो वो कुर्सियां डालकर वहीं बैठ गए। लोगों का कहना है कि उनके पास अपने इन कच्चे मकानों के अलावा कोई और सहारा नहीं है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों के भीतर अचानक गंडक नदी से 4,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंडक के आसपास के निचले इलाकों और खेत खलिहानों में बाढ़ का पानी भर गया। खेतों में पानी भरता देख किसानों के हाथ पांव फूल गए। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर फसल लगाई थी। महादेव की नगरी काशी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, हिंदू आस्था का केंद्र काशी। काशी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं बल्कि 100 बार काशी दौरे का रिकॉर्ड बना चुके हैं।
मोदी के नेतृत्व और योगी के राज में काशी का कितना विकास हुआ है, सुनिए काशीवासी की जुबान। इस शहर की तरक्की का रास्ता वहां की सड़कों से होकर गुजरता है। वाराणसी में भी पिछले 6 सालों में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया गया जिसने यहाँ के विकास को एक नई रफ्तार दी है और इसमें सबसे प्रमुख है रिंग रोड। वाराणसी में रिंग रोड के फेज 1 और फेज 2 का काम अब पूरा हो चुका है। लगभग 40 किलोमीटर लंबे इस परियोजना की वजह से वाराणसी में जाम की समस्या काफी हद तक अब कम हो चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज के साथ साथ मिर्जापुर हो या फिर गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ की ये जो जाने वाली हैवी व्हीकल्स होती हैं वो अब सड़क शहर के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं और इसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो भी कम हुआ है। इसके साथ साथ लोगों के समय भी बचता है। योगी सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। न सिर्फ जमीन अधिग्रहण के मोर्चे पर उन्होंने काम किया बल्कि तय सीमा के अंदर इस काम को करके दिखाया। आपका नाम क्या है? मैं कुलदीप मिश्रा। कुलदीप जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 6 साल के कार्यकाल में 100 बार से अधिक बनारस का दौरा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो सपने प्रधानमंत्री मोदी देखते थे बनारस के लिए उसको किस तरीके से उन्होंने पूरा किया है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी ने इस बनारस के लिए बहुत ही कंटस्ट दिनों रात मेहनत किया है, जिसकी छवि आज बनारस में दिख रही है। बनारस 6 सालों में बहुत कुछ बदला है। मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों लोगों ने मिल के खूब बनारस को जो है विकसित किया है। ऐसा लगता है कि नहीं, बनारस बाकी के सरकारों में कैसा था और बनारस पर खास ध्यान रखा गया है और बनारस की छवि बहुत ही सुंदर और आकर्षक जनक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बताइए क्या क्या काम हुआ है इन 6 सालों में जब से योगी जी ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश की? किस तरीके से मोदी जी की जो योजनाएं थी उसको किस तरीके से उन्होंने पूरा कराया? अच्छी तरह से किया। बनारस का विश्वनाथ कॉरिडोर उन्होंने बनवाया, गंगा जी के लिए भी काम किया, बहुत से काम किए ऐसे जो उन्होंने अच्छा काम किया है। सबसे प्रमुख तौर पे हम लोग देखते हैं कि रिंग रोड है, शहर से जो जोड़ने वाली जो चीजें हैं। रोड के क्षेत्र में और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया? बहुत से काम किए रोड का। अभी तो यहाँ पे अमूल की फैक्ट्री उन्होंने डाला है, मोदी जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे। और रोड का तो हर तरफ काम चल रहा है। और जो है बिजली 24 घंटा में, समझ लीजिए अगर गांव एरिया है तो उसमें आपको बिजली कम से कम 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रहा है। नहीं तो और भी सरकार में बिजली नहीं मिलती थी। कभी नाइट में रहता था 7 दिन तो डे में रहता था 7 दिन। ये दोनों जन जोड़ी है, कैसे कमाल कर रहा था बनारस में? ये जोड़ी तो बहुत अच्छा हो। जैसन मुख्यमंत्री यूपी उत्तर प्रदेश में चयन हुए योगी जी सबसे अच्छा है। योगी जी मतीन मुख्यमंत्री आज तक कभी कोई था न रहेगा। अब मोदी जी तो बहुत ही अच्छे हैं। बनारस के लिए किस तरीके से आप लोग देखते हैं उनके काम को? उनको काम को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। वो अच्छे से बनारस के लिए देखते हैं। जितना मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं वाराणसी के लिए, उन्होंने जितना देखा उत्तर प्रदेश के लिए आज तक कोई नहीं देखा। किस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं? विकास कार्य तो बहुत हुआ है। रोड पहले बाबू एयरपोर्ट से जाने में 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था, आज 10 से 15 मिनट में चले जा रहे हैं। रोड बन गया, विश्वनाथ का घाट बन गया है, सब आने जाने की सुविधा आ गई। नहीं तो कोई जैसे सीएम रहता था, आता था, जाता था, रोड से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन अब रोड बन गया है, आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है लोगों को। अब सब काफी समस्याएं दूर हो गई हैं। समस्याएं काफी हद तक दूर हो गई। हाँ, काफी हद तक। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सिर्फ मोदी जी को ही कि योगी जी को ही? देखिए, योगी जी भी का देन है और मोदी जी का भी देन है। संसदीय क्षेत्र है उनका। संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने काफी कुछ विकास का एक सपना देखा था, एक मॉडल। अब उसे जमीन पर लाने का काम योगी जी कर रहे हैं। 6 सालों में 100 बार वो दौरे कर चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से वो बनारस को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं? देखिए, पहले बनारस एक तरह से देखा जाए तो सांस्कृतिक राजधानी है देश की। इसके ऊपर पिछले बहुत से सालों में, जब से देश आजाद हुआ है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांधी जी ने बोला कि विश्वनाथ जी से गंदा जगह कोई नहीं है, उन्होंने बोला। उसके बाद भी जो उनके ठेकेदार हैं गांधी जी के, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पे मोदी जी ने ध्यान दिया। 2 घंटे लगता था बनारस जाने में, आज 15 मिनट में आदमी बनारस पहुंच जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। रिंग रोड बना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है कहीं पे तो रोजगार भी आता है, कंपनियां आती हैं देख करके, जो पिछली सरकारों में ध्यान नहीं दिया है।
रुक करते कुछ और खबरों का। जंग में यूक्रेन रूस के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब उसी के अंदाज में दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 316 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। यूक्रेन अपने आसमान में उड़ रहे रूसी ड्रोन को भी टारगेट कर रहा है। अब तक 1182 ड्रोन मार गिराने का दावा है। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस के हर हमले का जवाब यूक्रेन उतनी ही ताकत से दे रहा है। जंग में रूस सबसे ज्यादा शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कई ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन के आसमान में यह यूक्रेनी फाइटर जेट है जो रूस के शाहेद ड्रोन को मिसाइल से हवा में ही मार गिराता है। एक तरफ यूक्रेन हवा में फाइटर जेट के जरिए रूस की मिसाइलों को खत्म कर रहा है, दूसरी तरफ जमीन पर तैनात यूक्रेन के एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलों को उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के पास मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। इसके लिए जेलेंस्की ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से मदद मांगी। इसी घड़ी में फ्रांस भी एक कदम आगे आया। इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन को मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और रडार देने का ऐलान किया है। रूसी और यूक्रेन के टैंकों की लड़ाई का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में जंगलों के बीच छिपे टैंक दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग में 2511 रूसी टैंक को उड़ा दिया है, तो वहीं रूस का कहना है कि उसने इससे भी ज्यादा यूक्रेनी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन जमीन पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोनों देशों के टैंक्स गरज रहे हैं और भीषण गोलाबारी जारी है। यहां मैदान में रूस और यूक्रेन के टैंक खड़े हैं। यूक्रेनी टैंक 64 BM-2 सबसे पहले टारगेट सेट करता है और रूसी टैंक BMP-3 पर उसे लॉक कर देता है। यहां इस जंगलों में पेड़ों के बीच यूक्रेन का टैंक छिपा हुआ है। तभी वो रूसी टैंक की तरफ फायर कर देता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बम का गोला रूस के टैंक पर गिरता है और उसे तबाह कर देता है। अब जंग में टैंकों की लड़ाई की यह दूसरी तस्वीर देखिए। यहां जंगलों में रूस के टैंक दौड़ रहे हैं। दुश्मन पर यह टैंक सबसे पहले निशाना साधता है और गोले दागकर यूक्रेन के हथियारों को नष्ट कर देता है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई गोले यूक्रेन के ठिकानों पर दागे जाते हैं। रशिया और यूक्रेन सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि हवा में भी एक दूसरे के खिलाफ विध्वंसक तबाही करते नजर आ रहे हैं। जी हां, आज यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 4 रूसी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है, तो वहीं रूस ने अब जंग में यूक्रेन के खिलाफ K-52 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन के आसमान में रूस के K-52 हेलीकॉप्टर्स की गूंज साफ सुनाई दे रही है। एक नहीं बल्कि कई रूसी K-52 हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन में उड़ रहे हैं और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर शोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने अपने हवाई योद्धा जंग के मैदान में उतार दिए हैं। कामोव K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर के नाम से जाने जाने वाले इस जंगी योद्धा में 2 पायलट सवार हो सकते हैं, जबकि 1 दर्जन जवानों को बैठाकर उड़ान भर सकता है। रूस अब यूक्रेन के इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लड़ाई के लिए तो कर ही रहा है, साथ ही इनका इस्तेमाल सैन्य सहायता भेजने के लिए भी किया जा रहा है। 52.1 फीट लंबे और 16.4 फीट ऊंचे इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 291 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही वजह है कि ये हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है। बिहार में आए दिन अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो कानून और खाकी का खौफ बदमाशों के मन से बिल्कुल जा चुका है। बेतिया से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अंधाधुंध फायरिंग से दहला इलाका, धाए धाए चली गोलियां, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। क्या बिहार के जंगल राज का नहीं होगा अंत? देखिए तू राइफल ले लेवा। बिहार में खाकी का खौफ मानो खत्म हो गया है। तस्वीरें बेतिया जिले से सामने आई है, जहां एक शख्स ने खेतों के बीचों बीच खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की तो पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। सामने आई तस्वीरों में आप हमलावर को खेत के बीच खड़ा होते देख सकते हैं। आरोपी ने हाथ में बंदूक थामी हुई है और वो लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा है।
गोलीबारी में घायल हुए एक शख्स के मुताबिक हमलावर चेहरा ढककर बाइक से आया था। आते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। हाथ में पिस्टल और कंधे पर बैग था। गांव वालों ने जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन पर भी दनादन गोलियां दाग दी। फिलहाल आरोपी शख्स पुलिस हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑन अब भारत। अहमदाबाद में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है और इस बार खान गैंग के सदस्यों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। खान गैंग के सदस्यों पर पहले से कई केसेस दर्ज हैं। प्रशासन ने अब उनकी अवैध इमारत को भी जमींदोज कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चला। प्रशासन के बुलडोजर आए और एक एक कर अवैध संपत्तियों को गिराना शुरू कर दिया। बुलडोजर ने पहले मकान के निचले हिस्सों को तोड़ा और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग जमीन पर धड़ाम से आ गिरी। अहमदाबाद सरकार ने यह कार्रवाई खान गैंग के नाम से कुख्यात गैंग के सदस्यों की संपत्ति पर की। बताया जा रहा है कि बालम खान, शरीफ खान, अजीम खान और हमजा खान नाम के गैंग के सदस्य इलाके में वसूली का काम करते थे और इस गैंग के सदस्यों के ऊपर 28 से ज्यादा केस दर्ज हैं। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पहले घर के अंदर मौजूद सामान को बाहर निकाला। फिर इस अवैध संपत्ति पर शुरू हुआ बुलडोजर का एक्शन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर है, जहां एक सांड ने 90 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। बीच सड़क पर उन पर हमला कर दिया। टक्कर लगने के बाद बुजुर्ग पास के नाले में जा गिरे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सांड के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बुजुर्ग पैदल रास्ते में चल रहे थे, तभी सांड ने अपनी सींग से उस पर वार किया, जिससे 90 वर्षीय बुजुर्ग नाली में जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना राजकिशोर नगर इलाके की बताई जा रही है। मृतक ओम प्रकाश एक रिटायर्ड कर्मचारी थे। वो अपने बेटे और बहू के साथ इस इलाके में रहते थे। उनका बेटा प्राइवेट स्कूल में टीचर है और बहू गवर्नमेंट टीचर है। दोनों पति पत्नी जब ड्यूटी पर चले गए, उसके बाद ओम प्रकाश किसी काम की वजह से पैदल पोस्ट ऑफिस तक जाने लगे। इसके कुछ देर बाद उनकी लाश नाली में मिली। दोपहर में आसपास के लोगों ने अचानक उनके शव को नाली में पड़ा पाया। बुजुर्ग की मौत की खबर उनके परिजनों को दी गई। तब वहां आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जब उनके शव को नाली से बाहर निकाला गया तो उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए।